हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने एक नई कविता का आज हम उसका शीर्षक का सारांश आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका जो अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिए हैं और जिसका नाम है तोड़ती पत्थर। तो चलिए, आज हम जानते हैं तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता का सारांश। तो सबसे पहले जानते हैं तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के लेखक कौन है, इसके कवि कौन है। तो इसके तोड़ती पत्थर यह सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें निराला जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसे लिखा है। उनकी काव्य रचना है यह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन्हें लिखा है। और निराला जी की बात करें तो वह छायावाद और प्रगतिवाद दोनों तरह के कवि हैं, परंतु यह जो कविता हमने लिया है तोड़ती पत्थर, यह प्रगतिवाद कविता है। इसमें प्रगति के विषय पे चर्चा की गई है, इसमें नेचुरलता की इसमें चर्चा की गई है। इस कविता में निराला जी के काव्य का एक प्रगतिवादी के रूप में इसमें एक नमूना सा प्रस्तुत हुआ है, दिखाया गया है, हम लोगों को दर्शाया गया है कि यह एक प्रगतिवादी कविता है। निराला जी आजीवन ही वह एक दरिद्र दुखियों की सहायता किया करते थे। वह स्वयं भी अपने अपने धन को, जो उनके पास जो भी कुछ होता था, वह दीन दुखियों में वह बांट दिया करते थे। फिर उसकी सेवा में सदैव निरंतर लगे रहा करते थे। कहीं से भी उनकी आमदनी हुई तो फिर वह ज़रूरतमंदों को, गरीब को वह बांट दिया करते थे, दे दिया करते थे, उनकी सहायता किया करते थे। यहाँ तक कि वह अपने जूते यदि वे पहने हुए हैं और उन्हें किसी को उस जूते की आवश्यकता हो, किसी को कपड़े की आवश्यकता हो, तो वह अपने जूते, कपड़े इत्यादि भी वह उतार कर दे दिया करते थे, जिसे उसकी ज़रूरतमंदों को। फिर मतलब इन सब बातों से हमें यह प्रतीत होता है कि निराला जी जो है सो एक निम्न समाज के प्रति उनका एक अलग ही प्रकार का स्नेह रहा करा है। फिर वो अलग ही तरह से वह दीन दुखियों को देखा करते थे। निम्न वर्ग के समाज में निम्न वर्ग के लोगों से उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, स्नेह था। उनके दुख से यदि वो निम्न वर्ग के लोगों में कोई दुखी होता था तो उनके दुख से यह भी द्रवित हो जाते थे, उनके दुख से यह भी दुखी हो जाया करते थे। फिर उन्हें कृषक मजदूर से भी उन्हें प्रेम था। उनका पौरुषमय काव्य कभी कभी गरीबों की भी अभिव्यक्ति सशक्त रूप से करता है। फिर उनकी यह रचना भी उसी पर आधारित है। फिर वह इसमें भी एक गरीब अबला एक नारी है, एक सुंदर सी नारी है जो वो धूप में, तपती धूप में पत्थर को तोड़ती रह रही है। फिर उसी के इसमें चर्चा की गई है, जो हमारे ये तोड़ती पत्थर शीर्षक जो आज हमने लिया है इस कविता का सारांश। यह जो कविता है वह सांस्कृतिक परंपरा के प्रतिकूल काव्य की दिशा में नया परिवर्तन का गोचर कर रहा है। यह एक नया ही परिवर्तन कर रहा है यह कविता। इसमें कोई राजकुमारी नहीं है, इसमें राजकुमारी के स्थान पर एक साधारण सी महिला है, लड़की है, जो एक पत्थर को तोड़ रही है। उस नारी की इसमें काव्य रचना की गई है। इसमें कोई भी राजकुमारी नहीं है, ऐसा इसमें प्रतीत नहीं होता है। कवि ने इलाहाबाद के पत्थर तोड़ने वाली नारी की चर्चा की है। इसमें कि इलाहाबाद में कवि इलाहाबाद में रह रहे हैं और उनके घर के सामने एक नारी है जो पत्थर तोड़ती है। उसी पे इस विषय में चर्चा की गई है। यह लावण्यमय नहीं है, सुकुमारी नहीं है, कालिदास की रूपवती नायिका भी नहीं है, न बिहारी की भावमयी प्रतिमा है, परंतु फिर भी काव्य दृष्टि की इस पे नज़र गई है। फिर उनकी काव्य इसके ऊपर काव्य करने की, कविता करने की उनकी दृष्टि गई है, नज़र गई है। यह एक अनूठी है काव्य दृष्टि, इनकी एक अलग ही है। यह हमारे समाज में एक नई प्रकार की प्रगतिवादी है। यह प्रगतिशील करने के अनुकूल है। यह बहुत ही मार्मिक कथा है, कहानी है, कविता है। इस कविता के माध्यम से हम कवि इसका अर्थ हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि इस नारी की, उसका श्याम तन है, वह सांवली है, यौवन के भार को वहन करती हुई
प्रेम से भूख नहीं, पेट की भूख भरती है, सुंदरता से प्रेम नहीं भरता है, परंतु भूख, पेट को तो भूख यदि होगी तभी तो पेट भरेगा। फिर उसके लिए तो हमें अन्न की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। इससे वह पीड़ित है। वह लड़की सुंदर होते हुए भी वह कोई कार्य का नहीं है। उसे धूप में, कवि देख रहे हैं कि वह धूप में पत्थर को तोड़ रही है, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वो भी पेड़ एक पतझड़ सा है, उस पेड़ में एक आध दो ही पत्ते हैं, ऐसा कवि इस कविता में बता रहे हैं। फिर कवि ने जिस वातावरण का चित्र दिया है, इस नारी की मर्म कथा को उभारने के लिए भी यह यथेष्ट है। यह एक श्रेष्ठ कविता है। ये एक भी छायादार पेड़ नहीं है। वह सड़क पर झुकी हुई आंखों में कर्मरत है, भारी हथौड़ा हाथ में लेकर बार बार पत्थर पे प्रहार कर रही है। जिस पेड़ पे वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है, वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है जिससे वह थोड़ी देर के लिए छाया में चली जाए और वहाँ पे वह बैठकर उस छाया से में थोड़ा आराम कर ले। फिर उसके हाथ में एक भारी सा हथौड़ा भी होता है, जिसे वह बार बार पत्थर पे प्रहार करती रह रही है, जिससे कि पत्थर टूटे। और वो इसलिए इस शीर्षक कविता का नाम भी, इसका शीर्षक भी पड़ा है, तोड़ती पत्थर। फिर सामने पेड़ों की कतार है, अट्टालिकाएं हैं, परकोट है, और फिर वो जो महल सा घर सामने है, उस महल के पास भी पेड़ है, परंतु यह लड़की बेबस है, क्योंकि वह यदि वहाँ जाकर आराम करती तो वह काम कैसे करती, इसलिए वह वहाँ नहीं जा रही है। फिर छायादार पेड़ के पास भी थोड़ी देर के लिए भी वह आराम करने नहीं जा रही है। और यदि सामने अगर महल ही है तो उससे इस लड़की को क्या फ़ायदा है। फिर इसीलिए कवि की दृष्टि इस लड़की पे गई है। कवि सामने से उस लड़की को देख रहे हैं और उसकी हर प्रकार की उसकी चेतना कर रहे हैं, उसको हर तरह से देख रहे हैं। फिर सड़क पर उसे तो हर दिन सड़क पे ही काम करना पड़ता है, और वो भी पथ मार्ग पे, इलाहाबाद के पथ मार्ग पे ही काम करना पड़ रहा है। गर्मी के दिन है, ज्येष्ठ आषाढ़ का दिन है। फिर दिन चढ़ रहा है, धूप कड़ी होती जा रही है, दिवा का रूप तमतमाता जा रहा है, सूर्य एकदम से तमतमा रहा है, झुलसती हुई लू उठ रही है, हर प्रकार से हर जगह लू की संभावना बनी हुई है, लू उठ रही है। वह पृथ्वी को ऐसे जला रही है जैसे कि रुई को अग्नि जला देती है। जैसे अग्नि में रुई को हम डालते हैं और वह फपक फपक कर जलने लगती है, उसी प्रकार उस वक्त की गर्मी भी वह जला रही है। इस भीषण गर्मी की प्रचंडता का कोई बोध रुई से जलाते हुए भी हो सकता है, भू से भी होता है। फिर धूप की चिंगारियाँ जैसे छा रही है, पृथ्वी रुई के समान जल रही है। समय बीत गया है, दोपहर हो गई है, सुबह से लेकर दोपहर हो गई है उस लड़की को पत्थर तोड़ते तोड़ते। पर वह नारी अब तक वातावरण की इस कठोरता में पत्थर तोड़ ही रही है, चाहे मौसम सुबह का हो या दोपहर का हो। अभी वह लड़की दोपहर के 1:30-2 बज गए हैं, फिर भी वह लड़की निरंतर पत्थर पे प्रहार किए जा रही है, पत्थर तोड़ ही रही है। इस प्रकार निराला जी ने इस नारी को जन साधारण की सहानुभूति देना चाह रहा है। उसे न रूप की कमी है, न यौवन की कमी है, न सुंदरता की कमी है, परंतु उसे भूख की कमी है। उसे पेट की भूख उससे यह काम करवा रही है। फिर कवि ने इस नारी को देखा है, वह अपने सामने जो महल में बैठ रहे हैं, कवि उस महल से वह लड़की को देख रहे हैं। उसने कवि को अपने, और कवि उसके पास जा रहे हैं। फिर उसका कवि को जब वो अपने पास आते हुए देख रही है तो भी वह कुछ नहीं कर सकती है। वह कोई, जैसे उसे कोई भी देख सकता है, रास्ते पे वह खड़ी होकर बैठकर पत्थर तोड़ रही है तो उसे कोई भी देख सकता है, उसी प्रकार कवि भी उसे देख रहे हैं। पर वह सामने भवन की ओर देखती है। उसका कर्मरत जीवन एक क्षण विरत हो जाता है, वह काम करने की क्षमता एक क्षण में विरत हो जाता है। देखकर भी वह अनदेखा से कर रही है, कि जैसे उसने कवि को देखा ही नहीं, वह या उसने महल को देखा ही नहीं, वह देखकर ही अनदेखा से कर रही है।
यह उस दृष्टि से देख रही है जैसे कोई मार खा लेने के बाद भी नहीं रोता है, वह उस तरह से देख रही है, क्योंकि यदि रोएंगे तभी भी तो हमें मार लगी और यदि ना रोए तभी भी तो हमें मार लगी। उस प्रकार से वह देख रही है कि यदि हमें यह व्यक्ति देख ही रहा है तभी हमें यह पत्थर ही तोड़ना है, और यदि नहीं भी देखता तभी भी हमें पत्थर ही तोड़ना है। इस दृष्टि से वह देख रही है। कितनी व्यथा होगी मार खाने पर, आंसुओं द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। फिर वह नारी की व्यथा का अंदाज़ा इसी पंक्ति से लगाया जा सकता है कि वह नारी कैसी है जो मार खाकर भी चुप है, कुछ नहीं कहती है। धूप में भी छाया की तलाश इसे नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाह रही है कि हम अपना काम छोड़कर वो छाया के पास जाए और वह जो अट्टालिकाएं जो सामने है, भवन है, वहाँ पे हम कुछ देर जाकर आराम करें। वह ऐसा नहीं चाह रही है, क्योंकि कर्म करने से ही उसे मुक्ति देखती है, क्योंकि वह कर्म यदि करती है तभी उसे पेट भरने का उसे अवसर प्राप्त होता है। फिर वह उसकी आंखों में करुणा को झांकते हुए कवि ने देखा है, उन आंखों में नई अभिव्यक्ति उसे प्रदान की है। वह भाव प्रकाशन के लिए सक्षम और कातरता दर्शनीय है। वह कवि उसकी आंखों में एक प्रकार का कार्य देखता है, एक प्रकार का करुणा देखता है। फिर उन आँखों में नई अभिव्यक्ति प्रदान की है। फिर वह उसकी दर्शन करता है। आँखों की भाषा पढ़कर मन की गहराई का अंदाज़ा कवि लगाना चाह रहा है कि इसकी आँखों को देखकर इसके मन की गहराई को हम पता लगा सकते हैं। वह ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी स्थिति है। वह अपने को समझता है जैसे आज तक जो उसने झंकार इससे सुनी न हो वह सुन ली हो। इस प्रकार से वह उसे महसूस होता है। ऐसी रागनी जो अब तक नहीं बजी थी, कवि के मन में ऐसे बज उठती है। एक क्षण बाद वह नारी कांप उठती है, माथे से पसीना की बूंदें छलक पड़ती है तथा वह फिर अपने कर्म में लीन हो जाती है। वह कवि को इस तरह से देखते हुए अचानक से उठती है और वह कांप सी जाती है। फिर वह अपने कार्य में निरंतर लग जाती है और वह पत्थर तोड़ने लगती है। जैसे कहती हो कि मुझे क्या, मैं तो पत्थर तोड़ती हूँ। वह जैसे कवि से बोल रही है कि मुझे क्या देख रहे हो, मैं तो पत्थर ही तोड़ रही हूँ। उससे भावों के प्रकाशन से क्या संबंध है, उसके भाव को क्या देख रहे हैं। इस प्रकार से वह लड़की के मन में ऐसा बातें चलती रहती है। उसे फुर्सत कहाँ है कि वह अपनी मर्म व्यथा कहे। पत्थर तोड़ने वाली नारी जो ठहरी, उसे आखिर इस समाज में गरीब को ज़्यादा मतलब इज्जत नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार यह एक प्रगतिवादी कवि जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने एक इस तोड़ती पत्थर कविता की रचना की है। फिर इस प्रकार पत्थर तोड़ने वाली एक साधारण नारी को निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सहानुभूति दी है कि यह एक मतलब सुंदर सी लड़की होते हुए भी बार बार पत्थर पे प्रहार कर रही है, परंतु वह पत्थर ज्यों का त्यों रह रहा है। फिर इससे वह एक अपना सहानुभूति दे रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताइएगा हमें कि आपको हमारा इस शीर्षक का सारांश कैसा लगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।